Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Online Education। आज मैं आप लोगों से राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा कर रहा हूं। जो भी विद्यार्थी HPPSC कॉलेज कैडर हिमाचल प्रदेश और साथ में HPUMA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश या अन्य जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन 1945 द सिग्नेटरी ऑफ याल्टा एग्रीमेंट डिड नॉट इंक्लूड। 1945 में याल्टा समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल नहीं है। 1945 में जो याल्टा एग्रीमेंट हुआ था, उसके समझौते में हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति नहीं है वो है ट्रूमैन, हेनरी सी ट्रूमैन। ये जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। हेनरी सी ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं 1945 से 1943 तक। 1945 से 1943 तक सोवियत संघ हेनरी जो सी ट्रूमैन है, इनके नाम पर जो है शीत युद्ध के समय अमेरिका ने एक ट्रूमैन डॉक्ट्राइन चलाया था, जिसको जो है साम्यवाद की प्रतिरोधन, जिसे जो है साम्यवाद परिसीमन नीति के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसके माध्यम से ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के माध्यम से यूएसए ने पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए इन जो यूरोप के देशों को इकोनॉमिक एड देने की कोशिश की गई। तो ट्रूमैन, और इसके अलावा याल्टा जो समझौता हुआ यह 1945 में हुआ। इसमें जिन हस्ताक्षरकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए, यूएसए से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। रूजवेल्ट जो है यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस समय, और ब्रिटिश से, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटिश इंग्लैंड से उस समय जो है विंस्टन चर्चिल थे, और सोवियत संघ से जो है स्टालिन थे, सोवियत प्रीमियर स्टालिन थे। तो ये तीनों के तीनों व्यक्ति, रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल, ये याल्टा एग्रीमेंट के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे। याल्टा सम्मेलन हुआ कब? याल्टा सम्मेलन 1945 में होता है। याल्टा जो है क्रीमिया पेनिनसुला में पड़ता है। यूक्रेन में यह सम्मेलन हुआ। याल्टा यूक्रेन में यह सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था याल्टा एग्रीमेंट का, वो था पूर्वी यूरोप के पराजित या जो मुक्त देश है, उन देशों से किस प्रकार से निपटा जाए। तो ये था याल्टा एग्रीमेंट 1945 के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज द डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन हैं? ऑथर ऑफ द डोमेस्टिक रूट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़। इसका जो सही आंसर है वो है ए अपदराय। दो जो है इसका सही आंसर है ए अपदराय ने ये पुस्तक लिखी है, डोमेस्टिक रूट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ arrange these events according to the ascending order। आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में हमने घटनाओं को अकॉर्ड करना है, अरेंज करना है। आपके पास कुछ एक घटनाएं दी गई है, जिसमें जो है आपके पास सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर है, फिर कारगिल वॉर है, इराक अटैक ऑन कुवैत है, फॉर्मेशन ऑफ G4 है। तो इसमें हमने अरेंज करना है। तो जो अरेंज का जो सही फॉर्मेट है, अरेंज का सही फॉर्मेट है हमारे पास सी, जिसमें सबसे पहले जो है इराक अटैक ऑन कुवैत आता है। ये जो है 1 नंबर पर आएगा, इराक अटैक ऑन कुवैत। फिर उसके बाद आएगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद आएगा कारगिल वॉर, जो कारगिल वॉर के बाद आएगा फॉर्मेशन ऑफ G4, ये चौथे नंबर पर आएगा।
तो सबसे पहले नंबर पर है इराक अटैक ऑन कुवैत। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इराक अटैक ऑन कुवैत क्या था? तो इराक ने कुवैत पर अटैक किया 2 अगस्त 1990 को। 2 अगस्त 1990 को इराक अटैक करता है कुवैत पर। इराक क्या करता है? कुवैत पर अटैक करता है। उस समय इराक के जो तानाशाह थे, इराक के तानाशाह उस समय जो है सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन उस समय ये इराक के तानाशाह थे। इन्होंने कुवैत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण को गल्फ़ वॉर के नाम से भी पुकारा जाता है। इस आक्रमण को, इराक अटैक ऑन कुवैत जो 1990 में हुआ, इसको गल्फ़ वॉर के नाम से भी पुकारा जाता है। गल्फ़ वॉर, खाड़ी युद्ध के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और जब इराक कुवैत पर अटैक करता है तो अमेरिका और उसके जो अलाई है, यूएसए के जो अलाई है कोल्ड वॉर के, उन्होंने 16-17 जनवरी 1991 को 16-17 जनवरी 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत जो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया जिसके तहत इराक के अटैक से कुवैत को आज़ादी दिलाई गई। तो ये था सबसे पहले इराक अटैक ऑन कुवैत। दूसरे नंबर पर है हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूनाइटेड सोवियत जो सोशलिस्ट रशिया है, यूएसए और यूएसएसआर, ये कोल्ड वॉर के दौरान जो है 2 मुख्य जो है गठबंधन थे, सैनिक गठबंधन थे, जिनके बीच जो है कोल्ड वॉर घटित हुआ। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ऑफिशियल तौर पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जो है दिसंबर 1991 में होता है। दिसंबर 1991 को जब यूएसएसआर में से यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया में से लैटविया, लिथुनिया और एस्टोनिया, 3 जो इसकी रिपब्लिक है, एस्टोनिया, 3 रिपब्लिक जो है इससे ये रीज़न देकर अलग हो जाते हैं कि अब जो है यूएसएसआर में रहकर वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते, आर्थिक विकास नहीं कर सकते, वो इससे अलग होकर अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। धीरे धीरे इन 3 रिपब्लिक को देखते हुए बाकी रिपब्लिक भी जिन्होंने मिलकर यूएसएसआर बनाया था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया बनाया था, वो भी धीरे धीरे अपने आप को यूएसएसआर से अलग करते हैं और फॉर्मली जो है दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अंत जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के साथ माना जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड है इस सीक्वेंस में जो वो है हमारे पास कारगिल वॉर। जो कारगिल वॉर है ये हुआ था 3 मई 1999 से 1999 से 26 जुलाई 1999, और ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान के मध्य एलओसी को लेकर, लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर इंडिया और पाक के बीच में। और भारत ने जो है ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय के तहत जो है कारगिल चोटी पर विजय हासिल की गई थी। और इस समय कारगिल वॉर के दौरान जो है भारत के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो है वाजपेयी जी ये भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका सही जो आंसर है वो है 3। और चौथा जो पॉइंट है वो है इसमें G4 का निर्माण, जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, G4 का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ G4। तो फॉर्मेशन ऑफ G4 ग्रुप 4, G4 का अर्थ यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ 4 नेशन। जो ग्रुप ऑफ 4 नेशन में सबसे पहले आता है जापान, उसके बाद ब्राज़ील, जर्मनी और भारत। ब्राज़ील, जर्मनी और चौथे नंबर पर आता है भारत। तो ये ग्रुप ऑफ 4 नेशन है जिसमें जापान, ब्राज़ील, जर्मनी और भारत अवस्थित है। और इस ग्रुप ऑफ 4
समूह को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट ये सदस्यता के लिए ये एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का जो है ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। टू बिड फॉर द परमानेंट सीट इन यूएन के लिए ये कोशिश करते हैं सभी राज्य। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स अमंग नेशन बुक इज, तो ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स अमंग नेशन इज हंस जे मॉर्गेंथु। हंस जे मॉर्गेंथु इस पुस्तक के लेखक है। ये पुस्तक इन्होंने 1948 में लिखी है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, राज्यों के मध्य राजनीति। और हंस जे मॉर्गेंथु का जो फेमस कथन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों के मध्य जो है संघर्ष की राजनीति है, राज्यों के मध्य जो है संघर्ष की राजनीति है, ऐसा मानना हंस जी मॉर्गेंथु का है। और इनको जो है यथार्थवाद का, इनको रियलिज्म का फादर भी माना जाता है, इनको यथार्थवाद का जनक माना जाता है। हंस जे मॉर्गेंथु को इन्होंने यथार्थवाद का इनको जनक माना जाता है। और हंस जे मॉर्गेंथु ने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत दिए हैं। 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म ये देते हैं, 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म जो आपने याद रखना है। साथ ही नव यथार्थवाद जो कि एक सुधार आंदोलन है रियलिज्म का, एक जो है उसका प्रत्युत्तर आंदोलन है रियलिज्म का, नव यथार्थवाद। इसके जो जनक है नव यथार्थवाद के न्यू रियलिज्म के जो जनक है, न्यू रियलिज्म के जनक है केनेथ वॉल्स। वॉल्स जो है ये न्यू रियलिज्म के जनक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज इब्जा का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है? अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इब्जा? तो जो राष्ट्र यहाँ पर इब्जा का सदस्य नहीं है वो है साउथ अफ्रीका। प्रश्न पूछा गया है कि इब्जा का सदस्य जो है निम्न में से कौन सा है? तो इब्जा का सदस्य जो यहाँ पर है ये एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इब्जा का सदस्य जो है दक्षिण अफ्रीका है। इब्जा की जो सदस्य है, ये इब्जा जो बना है इसमें जो है आई से इंडिया है, इंडिया, और बी से इसमें ब्राज़ील है, बी से ब्राज़ील है, और एस ए से इसमें साउथ अफ्रीका है। तो ये 3 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 3 डिफरेंट जो है देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील और एस ए से साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो सदस्य है वो है साउथ अफ्रीका। बाकी जो अन्य है, इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है, अफ़गानिस्तान भी नहीं है और सिंगापुर भी इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ भूमंडलीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन अपनी पुस्तक डी ग्लोबलाइजेशन आइडियाज़ फॉर अ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी में किसके द्वारा किया गया? Who endorsed the concept of deglobalization in his work Deglobalization Ideas for a New World Economy? तो जिसके द्वारा ये आइडिया दिया गया है अपनी पुस्तक में, ये दिया गया है वॉल्डन वेलो ने ये पुस्तक लिखी है। वॉल्डन वेलो ने उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है डीग्लोबलाइजेशन आइडिया फॉर अ न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक है? द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द सिस्टम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज। इंटरनेशनल रिलेशन में सिस्टम थ्योरी को देने वाले हैं मॉर्टन कम्पलान। मॉर्टन कम्पलान ने इंटरनेशनल रिलेशन में व्यवस्था सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और मॉर्टन कम्पलान व्यवस्था सिद्धांत के 6 मॉडल देते हैं, 6 मॉडल की वो बात करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर की,
बैलेंस ऑफ पावर जो है उनका फर्स्ट मॉडल है, जिसमें वो कहते हैं कि 18th और 19th सेंचुरी में यदि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पीस बनी रही, यदि जो है व्यवस्था बनी रही, तो उसका मेन कारण बैलेंस ऑफ पावर था, शक्ति संतुलन की अवधारणा थी। नंबर 1 पर ये मानते हैं बैलेंस ऑफ पावर को। दूसरा जो ये सिस्टम कहते हैं उसे ये कहते हैं लूज बाइपोलर सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम ये बताते हैं सिस्टम अप्रोच में, वो ये कहते हैं टाइट बाइपोलर सिस्टम। टाइट बाइपोलर सिस्टम की ये बात करते हैं। चौथा जो इनका मॉडल है वो है हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम की ये बात करते हैं, हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम। पांचवी ये सिस्टम जिस सिस्टम की बात करते हैं वो है द यूनिवर्सल सिस्टम, द यूनिवर्सल सिस्टम। और यूनिवर्सल सिस्टम में ये यूएनओ का उदाहरण देते हैं, यूएनओ का उदाहरण देते हैं। लास्ट ये बात करते हैं, छठा जो है वो है यूनिट विट्टो सिस्टम, यूनिट विट्टो सिस्टम की ये बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज BCIM क्षेत्रीय सहयोग फोरम की 9वीं बैठक आयोजित की गई। द 9th कन्वेंशन ऑफ BCIM रीजनल कॉपोरेशन फोरम वॉज हेल्ड एट। तो ये जो हेल्ड किया गया था, ये हेल्ड किया गया था कुमिंग में। इसका राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज To fulfill the Civil Nuclear Energy Corporation Agreement, the Indian government has not to undertake following measure। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वो है नागरिक परमाणु ऊर्जा के सहयोग समझौते को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार को कदम जो नहीं उठाना पड़ेगा वो है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट द लायबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड विद द कंसल्टेशन ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैच लिस्ट X with Y and select the correct answer using the code given below। आपके पास लिस्ट X दी है और लिस्ट Y दी गई है और आपने जो है कोड को मैच करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, जहाँ पर ये जो सारी की सारी ट्रीटी है, ये ट्रीटी हुई है कोल्ड वॉर के दौरान USA और USSR जो सैनिक संगठन थे इनके बीच जो है, USA और USSR के बीच ये ट्रीटीज़ हुई है सारी की सारी। और ये क्यों हुई है? ये आर्म्स जो रेस थी, आर्म्स रेस को कंट्रोल करने के लिए जो है इनके तहत जो है आर्म्स को कुछ एक सीमा तक कम करने की कोशिश की गई दोनों राष्ट्रों के द्वारा, USA और USSR के द्वारा। तो इसमें जो SALT स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है ये आती है 1991 में। तो एक का आंसर जो है यहाँ पर 2 है। SALT आती है 1991 में और जो ट्रीटी ऑन ओपन स्काई है ये आता है आपके पास 1992 में और स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 2 ये जो है आती है आपके पास 1994 में। और इसके अलावा जो डी है ट्रीटी ऑन रिडक्शन ऑफ कन्वेंशन फोर्सेस इन यूरोप ये जो है 1990 में आपके पास आती है। तो ये इसका सही मैच है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक गुटनिरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए, एक गुटनिरपेक्ष देश को जो नहीं होना चाहिए वो है ए पार्टनर ऑफ बायलैटरल मिलिट्री अलायंस। यदि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, गुटनिरपेक्ष नेम जो नॉन अलाइन मूवमेंट चलाई गई शीत युद्ध के दौरान, भारत जो है मिस्र, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जोसेफ बरज टिटो, इन्होंने जो है 1961 में नेम की स्थापना की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो शुड नॉट बी जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो है द्विपक्षीय सैनिक संबंधी का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है, भूमंडलीकरण का परिणाम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो नहीं है वो है एमरजेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन से वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर की जगह जो है ग्लोबल विलेज हो रहा है, बाउंड्रीज जो है राज्यों की श्रिंक हो रही है, ग्लोबल विलेज बन रहा है वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इसमें जो
आंसर नहीं, जो आंसर यहाँ पर आएगा वह है एमरजेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि मल्टीपोलर नहीं हो रहा बल्कि वर्ल्ड यूनिपोलर हो रहा है, एक बन रहा है। बाकी सारे के सारे जो है डिक्लाइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ नेशन स्टेट हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है श्रिंक हो रही है, उससे जो है सोवरेनिटी में डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के आने से पॉलिटिकल स्फीयर में। इसके अलावा कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ नेशन स्टेट ये भी हो रहा है। मैसिव फ्लो ऑफ जब कैपिटल हो रही है, पीपल हो रही है, टेक्नोलॉजी अक्रॉस टेरिटोरियल बाउंड्रीज जब होगी तो उससे जो है कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ नेशन स्टेट, जो सोवर्ण नेशन स्टेट है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के द्वारा 1648 में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई उसके द्वारा जो है। और तीसरा जो है ए शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स रिजीम टू जियो इकोनॉमिक रिजीम, तो जियो पॉलिटिक्स से हम जो है जियो इकोनॉमिक रिजीम में शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी सही है। ये इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। तो जो इम्पैक्ट नहीं है वो है एमरजेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूटनीति बदल गई है और आज यह अर्थव्यवस्था, व्यापार और पेट्रोलियम से संबंधित है। यह वक्तव्य किसका है? डिप्लोमेसी हैज़ चेंज्ड नाउ अ डेज इट इज़ कंसर्न विद इकोनॉमी, ट्रेड एंड पेट्रोलियम। तो ये जो वक्तव्य है ये है ये वक्तव्य है पी चिदम्बरम का ये वक्तव्य है कि कूटनीति बदल गई है और आज यह अर्थव्यवस्था, व्यापार और पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस देश के कार्मिक प्रशासन सुधारों से फुलटन स्मृति प्रतिवेदन, जो फुलटन स्मृति प्रतिवेदन है 1968 का संबंध था, वो किस देश से जुड़ा हुआ था? द फुलटन कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1968 वॉज कंसर्न विद द रिफॉर्म इन द पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। यह संबंधित था फुलटन समिति प्रतिवेदन पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशंस में जो है रिफॉर्म से संबंधित था यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। तो इसका सही आंसर जो है यूके है। इसके माध्यम से फुलटन समिति प्रतिवेदन से यूके में पर्सोनल कार्मिक प्रशासन सुधारों में जो है सुधार किया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकॉले के इस दर्शन को सामान्य योग्य प्रशासक होते हैं से पूर्णोत्तर पर असहमति रखने वाली समिति आयोग है। द कमीशन विच हैज़ आउटराइटली रिजेक्टेड मैकॉलेज फिलॉसफी दैट जर्नलिस्ट आर एबल एडमिनिस्ट्रेटर इज। तो जो समिति या आयोग इससे असहमति रखता है, जो मैकॉले ने यह कहा कि सामान्य योग्य प्रशासक होते हैं दर्शन को, इसका सही आंसर है 56 का एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार आयोग 1969 में जो आया था। ये जो है मैकॉले के इस दर्शन को सामान्य योग्य प्रशासक होते हैं, इससे पूर्ण तौर पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है वो है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। ये जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया का एक मुख्य उत्तरदायित्व है, एक मुख्य कार्य है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्सवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज। तो मार्क्सिज्म के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो है ए पावर स्ट्रगल बिटवीन बुर्जुआज एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज विद द होप ऑफ इनएविटेबल ट्रम्प ऑफ इंटरनेशनल प्रोलेटेरियनिज्म। तो जो ये मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की जो अवश्य भावी विजय की आशा रखते हुए बुर्जुआ और साम्यवादी देशों के बीच जो है शक्ति संघर्ष है। इनके अनुसार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की अवश्य भावी विजय की जो इंटरनेशनल स्ट्रगल है बुर्जुआज का एंड कम्युनिस्ट कंट्री विद द होप ऑफ इनएविटेबल ट्रम्प ऑफ इंटरनेशनल प्रोलेटेरियनिज्म। तो ये इनका मानना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान विश्व व्यवस्था को सही रूप में परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइंड प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर।
तो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर को इनमें से जो सही शब्द नामांकित करता है वो है एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड। इस पे भी जो है कुछ एक विद्वान मानते हैं, क्योंकि ये जो डिबेट आई थी कि अब जो है विश्व एक ध्रुवीय है या दो ध्रुवीय है, मल्टीपोलर है, ये आई थी 1991 के बाद। जब कोल्ड वॉर का अंत होता है तो उसके बाद विद्वान प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि आने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है, कुछ विद्वानों का मानना है कि आने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूनिपोलर है। यूनिपोलर मीन्स जिसमें जो है यूएसए एकमात्र जो है एक हेजेमनी के तौर पर यूएसए ने अपने आप को इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में एक सुप्रीम सर्वोच्च पावर के रूप में स्थापित कर लिया है, क्योंकि उससे पहले दो सुपर पावर आपस में जो है सर्वोच्च सत्ता के लिए लड़ रही थी, यूएसए और यूएसएसआर, जिनके बीच जो है शीत युद्ध इसी के लिए था कि कौन सर्वोच्च और शक्तिशाली है। तो यूनिपोलर कुछ विद्वान मानते हैं कि मल्टीपोलर। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि अब जो है यूएसए का जो प्रभुत्व है, यूएस की जो हेजेमनी है, उसको जो है चैलेंज बनकर जो है शक्ति के नए उभरते केंद्र सामने आ रहे हैं, न्यू इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर है, जिनमें जो है यूरोपियन यूनियन को वो एक मानते हैं, चाइना को मुख्य मानते हैं, इसके अलावा जापान को मानते हैं, और जापान के साथ जो है चीन को जो है यूरोप, चाइना, जापान और रशिया, रूस को जो है वो मानते, क्योंकि रशिया जो है यूएसएसआर का पार्ट था, और जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो रशिया अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्तमान समय में इसने अपने आप को स्थापित किया है। तो बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे जिसमें जो है आपके पास फ्रांसिस फुकुयामा है। फ्रांसिस फुकुयामा बुक लिखते हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जिस पे वो कहते हैं कि अब जो है 1991 के बाद जो है एक ही विचारधारा, कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म नामक ये जो पूंजीवादी विचारधारा है, इसने जो है अपने आप को वर्ल्ड जो है लेवल पर जो है विजय प्राप्त कर ली है कम्युनिज्म के ऊपर। इसके अलावा जो है बहुत सारे विद्वान हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जो है बहुत सारे विद्वान इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर यूनिपोलर है। जो है यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएसए एकमात्र जो है पावर है। इस यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएसए एकमात्र जो है सर्वोच्च शक्ति है जो वर्ल्ड अफेयर को रेगुलेट कर रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड। तो भारत में जिसके द्वारा जो है भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तरीकों में शामिल है। तो न्यायिक जो नियंत्रण के तरीके हैं भारत में जो शामिल है वो है 2, 3 और 4, जिसमें जो है जुडिशियल रिव्यू है और साथ में जो है रिट्स है। भारतीय संविधान के द्वारा जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के जो है रिट्स जारी किए जाते हैं। इसके अलावा जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये भारत में जुडिशियल कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जुडिशियल रिव्यू भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में दिया गया है, जिसके तहत जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह लेजिस्लेचर, विधान पालिका और एग्जीक्यूटिव के बनाए गए ऐसे नियमों को, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बनाए गए ऐसे नियमों को रद्द या अवैध घोषित कर सकती है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो। तो आर्टिकल 32 के तहत भारतीय संविधान जो है 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है। 5 प्रकार के रिट्स कौन से हैं? सबसे पहले जो है HMPCQ, आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं HMPCQ। H से है हैवियस कॉर्पस और M से है मैंडामस, P से है रिट ऑफ प्रोहिबिशन और C से है सर्टियोरी और की से है क्यो वारंटो। तो ये 5 प्रकार की रिट्स है जो आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और आर्टिकल 226 के तहत जो है राज्यों में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को ये पावर जो है आर्टिकल 226 के तहत प्रदान की गई है जुडिशियल रिव्यू की। और रिट्स जो है मैंने बता दी 5 प्रकार की रिट्स कौन कौन सी है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है भारत में इसका जन्मदाता माना जाता है
एन भगवती को, जस्टिस जे एन भगवती को इसका जो है जन्मदाता माना जाता है, इसका जन्मदाता माना जाता है। और इनके साथ जो दूसरे जस्टिस थे वो थे BR कृष्णा अय्यर। कृष्णा अय्यर जो है दूसरे न्यायाधीश थे, कृष्णा अय्यर, जिन्होंने इनके साथ मिलकर जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने लाया। और JN भगवती जो है, JN भगवती, ये भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं। ये भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं जुलाई 12 1985 से जुलाई 12 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक JN भगवती ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।